अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको नज़र आ जाऊंगा, थोड़ा सब्र करिए। हाँ जी, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका आप लोगों को बड़ा इंतज़ार है और मैंने भी इसके लिए अच्छी तैयारी की है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल और ट्रिक दे दूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हमारे कोर्स में जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो तीन टाइप्स के हैं। एक तो सिंपल है वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, और दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट, और जो तीसरा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। जो दो बड़े हैं पहले उनको पढ़ते हैं। उसमें जो पहला बनाते हैं वो हमारे पास के दैट इज व्हाट स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन इस स्केलर प्रोडक्ट को समझने से पहले आपने साइन थीटा और कास थीटा के टेबल को याद करना है। अगर वो टेबल आपको याद नहीं है तो फिर आपको वेक्टर एडिशन में भी मसला होगा और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में तो 100% आपको मसला होगा। मैं आपको सिर्फ साइन थीटा का टेबल निकालता हूँ, फिर आप कास थीटा का टेबल ऑटोमेटिकली खुद निकाल सकते हैं, और इस तरह आप फिर टेंजेंट थीटा का भी निकाल सकते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया साइन थीटा, क्लियर, साइन थीटा, और यहां पर मैंने लिख दिया ये पॉइंट। ये एक टेबल अपने लिए बनाए, आपके लिए फिर आसानी होगी। ये मैं सिर्फ साइन के लिए बना रहा हूं। तो यहां पर आपके पास है मैं 0 डिग्री, और फिर आपके पास 30, ये ज्यादातर आते हैं 30 डिग्री, और फिर आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या है दैट इज व्हाट 60 डिग्री, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं दैट इज व्हाट 90 डिग्री। सिर्फ इनके लिए साइन थीटा का टेबल बनाते तो फिर कास का और साइन, अगर आपने साइन वाला मालूम किया तो फिर आपके लिए जो कास वाला होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा का पहले निकालते हैं। इधर आप क्या करेंगे, पहले आप अंडर रूट लगाएं, अंडर रूट यहां पर लगाएं, और यहां पर जो डिवीजन का लाइन है वो लगाएं। सब में इसी तरह करें, सब में इसी तरह करें, और फिर यहां पर भी इसी तरह करें। हो गया। यहां पर ये 0 है ना, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है, यानी ये 0 है, और ये मैंने पहले एंगल लिया है, तो यहां पर मैं लूंगा 1 लूंगा। यहां पर मैं लूंगा ये दूसरा एंगल मैंने लिया है, तो ये आप कहेंगे ये तीसरा है, लेकिन 0 मतलब यहां से स्टार्ट लेते हैं ना। आपके पास जब 0 एंगल हो तो मतलब ये कि एंगल नहीं बना है। तो फिर यहां पर लेते हैं 2, फिर यहां पर लेते हैं 3, फिर यहां पर लेते हैं 4। बस सिंपल है, 0 1 2 3 4 बस। और इसके नीचे क्या लगाएंगे, इसके नीचे आपने सिंपल 4, इधर भी आपने 4 लगाना है, इधर भी आपने 4, इधर भी आपने 4, और इधर भी आपने 4 लगाना है। बस टेबल याद हो गया। अब इसकी वैल्यू को आपने, ये जो अंडर रूट है ना ये नीचे आया है इस तरह, इसमें ये 4 है सब, ये पूरी वैल्यू इसमें है। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, और 1 डिवाइड बाय 4, लेकिन ये अंडर रूट में है। 1 का अंडर रूट तो 1 है, लेकिन 4 का अंडर रूट क्या है, वो तो 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2। इसका आंसर ये आ गया, क्या आ गया 1/2, यानी सिंपल 1/2, अंडर रूट से खत्म हो गया। और इसको इधर सिंपल करते हैं, 2 डिवाइड बाई 4, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, यानी 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट आ जाएगा इस तरह। 1 का अंडर रूट क्या है, 1 का अंडर रूट क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई व्हाट 2 अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। और इसी तरह 3 अंडर रूट को तो सिंपल नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपनी जगह पे लिखेंगे। और 4 का अंडर रूट क्या है 2,
दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। और 4 डिवाइड बाय 4 से क्या आते हैं 1, और 1 का अंडर रूट क्या होगा 1, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। बस हो गया, बस सिंपल। दिस इज व्हाट, दिस इज द टेबल। तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 है, साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट। अगर आप इसको वो फ्रैक्शन में लिखना चाहते तो वो ये बराबर है 0.707, और ये बराबर है मजीद 0.5 के भी बराबर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.866, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये तो खैर 1 है, ये तो कोई मसला नहीं है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 या 0.5, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/2 अंडर रूट या 0.707, और साइन 60 की वैल्यू क्या है 0.866 या 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। बस ये हो गया। अब बस बात खत्म। आपने ये एक टेबल याद किया, ये एक टेबल आपने जो याद किया है ना, ये एक टेबल जो आपने याद किया, ये वाला टेबल, इसको मैं आपको अभी थोड़ा समझाता हूं कि इससे आप काज वाला टेबल किस तरह निकालेंगे। सही है, तो आसान है। साइन 0 0 के बराबर है और काज 90 किसके बराबर, यानी ये जो टेबल आपने बनाया है ना, इसको रिवर्स करें। यहां पर क्या है वैल्यू क्या है 0 है, 1/2 है, 1/2 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 है, और 1 है। मैं आपको समझाता हूं यहां पर ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, उल्टा करते हैं। यहां पर साइन 0 वो तो हमें पता है, अब मालूम किया वो 0 के बराबर है, लेकिन यही वैल्यू किसकी है, ये काज 90 की भी है, काज 90 की वैल्यू भी 0 है। अब दूसरा साइन 30 की आपने मालूम की है, साइन 30 की वैल्यू क्या है आपने अभी मालूम किया, वो 1/2 है, और यही वैल्यू क्या है ये काज 60 की है। साइन 30 और काज 60, यानी साइन 30 की जो वैल्यू वो काज 60 की वैल्यू है। नेक्स्ट साइन 45 और काज 45, इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, 1 डिवाइड बाय व्हाट 2 अंडर रूट। साइन 30 और काज 60 की वैल्यू सेम है, साइन 45 और काज 45 की वैल्यू सेम है। इसी तरह आगे जाएं, साइन 60 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है दैट इज 3 अंडर रूट डिवाइड बाय व्हाट 2, और यही किसकी वैल्यू है, ये आपके पास काज 30 की वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, और यही वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू काज 0 की है। ये वैल्यू आपके पास क्या है काज 0 की है। बस क्लियर हो गया, ये काज 0 की वैल्यू है। तो अगर आपने एक टेबल याद किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या है, मतलब अगर आपने साइन 30 की वैल्यू याद की है ना, तो काज 60 की वही वैल्यू है, साइन 30 की जो वैल्यू है वो काज 60 की वैल्यू है। अगर आप इनवर्स मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इधर देखो, मैं कहता हूं कि काज 60 डिग्री किसके बराबर है, तो वो है 1/2 के बराबर है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछते हैं कि सर काज इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, मतलब ये एंगल मालूम करो, ये वैल्यू गिवन है। इनवर्स का मतलब ये है कि एंगल की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू गिवन है और उस वैल्यू से एंगल मालूम करो। तो काज इनवर्स 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, जाहिर बात है 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। एक के पास आपके पास काज 60 का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या है, और काज इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है कि ये कितने एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये है। अब अगर कोई कहता है कि सर वो टेंजेंट थीटा किसका मालूम करेंगे, तो हमें तो पता है वो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाय व्हाट काज थीटा। अब अगर आप टेंजेंट 0 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, टेंजेंट 0, आप कहेंगे कि टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप पुट करेंगे साइन 0 की वैल्यू क्या है और काज 0 की वैल्यू क्या है। साइन 0 की वैल्यू है 0 और काज 0 की वैल्यू है 1, और 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरह अगर आप मालूम करना चाहते हैं
कि सर टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, मालूम कर सकते हैं। इधर आप पुट करेंगे साइन 30 और इधर आप पुट करेंगे शाबाश cos 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय व्हाट 2, 300 डिवाइड बाय 2। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर भी ये नीचे है, इधर भी ये नीचे है, 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 300। अब अगर आप इसका इनवर्स मालूम करना चाहते हैं, टेंजेंट 30 है 1/300 के बराबर है। टेंजेंट 30 किसके बराबर आ गया, शाबाश, टेंजेंट 30 बराबर आ गया 1 डिवाइड बाय व्हाट 300 के बराबर है। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि टेंजेंट वर्स 1/3 किसके कितने एंगल के बराबर होगा, कितने एंगल के बराबर होगा, तो वो बराबर होगा, अभी हमने मालूम किया है, टेंजेंट वर्स 1/300 ये वैल्यू बराबर होगी 30 डिग्री के बराबर होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इनवर्स। टेबल याद हो गया, सही है। ये आपका टेबल था, ये आपका टेबल था, इसमें तो कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मेरे ख्याल में बहुत इजी था। सिर्फ इसके लिए बस आप 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास कास वाला भी मेमोराइज हो जाएगा। अगर आपको साइन और कास की वैल्यू याद है तो फिर एग्जाम के दौरान अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एग्जाम के दौरान भी आप टेंजेंट की वैल्यू अगर आपको याद नहीं भी है तो विद इन 5 to 10 सेकंड आप निकाल सकते हैं। तो खैर आपको शायद ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये टेबल जरूरी था, ये टेबल जरूरी था। अगर ये टेबल आपको क्लियर नहीं था तो फिर आपके पास क्या है, इस चैप्टर पे आपके लिए जो एमसीक्यूज होंगे वो मुश्किल होंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दैट इज व्हाट स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो उसमें पहले पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। नाम ही काफी है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर प्रोडक्ट उसे कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट उसे कहते हैं डिफिनीशन वाइज ये है कि अगर आपने एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई किया और उससे रिजल्ट क्या आ गया, स्केलर। If the product of two vector, if the multiplication of two vector give a scalar quantity, it is called scalar product. तो इसको आप कहते हैं व्हाट, तो यहां पर मैंने एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई किया और उसने रिजल्ट क्या दिया है, स्केलर क्वांटिटी। वी कॉल इट व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर मैंने एक वेक्टर के साथ क्या किया, अगर मैंने एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई किया और उससे रिजल्ट आ गया व्हाट, स्केलर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, शाबाश, बेहतरीन एग्जांपल। अगर आप फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें, एग्जांपल नंबर 1, तो इससे आ जाएगा वर्क, वर्क एनर्जी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह अगर आप फोर्स के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड पावर। तो इससे आ जाएगा आपके पास व्हाट, पावर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बी हियर इज मैग्नेटिक फील्ड, ई हियर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स।
इसी तरह सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर लेंथ डेल एल, इट इज ए वेक्टर लेंथ वैसे स्केलर है, लेकिन जब हम एक लेंथ को एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं फिर उसको हम कहते हैं वेक्टर लेंथ। तो फिर आपके पास क्या है, एक वेक्टर लेंथ लेते हैं तो फिर इससे आपके पास आ जाएगा व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी है, वर्डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दीज आर द एग्जांपल। आपके पास एक एमसीक्यू किस तरह, व्हिच वन द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और ये मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स के दरमियान होगी। तो क्या एक वेक्टर को हम स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, या अगर एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें बाय डॉट, इट विल ऑलवेज गिव ए स्केलर क्वांटिटी, ए न्यू स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसकी जनरल फार्मूले की तरफ आते हैं, इसका जो इस स्केलर प्रोडक्ट का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट फार्मूला, तो वो क्या होगा, वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर हैं, और ये दोनों टेल टू टेल कनेक्ट हैं। अब ये दोनों वेक्टर एक लाइन में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बी को रिजॉल्व करूंगा या ए को रिजॉल्व करूंगा, तो बी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक कंपोनेंट आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू ए। अगर इन दो वेक्टर्स से मैं मल्टीप्लिकेशन चाहता हूं, स्केलर प्रोडक्ट चाहता हूं, यानी स्केलर क्वांटिटी, तो फिर इस ए के साथ मैं कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा, बी या बी वाई या बी एक्स? तो फिर इस ए के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी एक्स, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में ये बात जरूरी है कि आप जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इट शुड बी इन द सेम लाइन। तो यहां पर मैं इस ए के साथ कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा, बी एक्स। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर ए डॉट बी किसके बराबर होगा, जनरल फार्मूला, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और यहां पर होगा आपके पास क्या है, बी एक्स, दैट इज बी एक्स। ये बी का एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और बी एक्स किसके बराबर होते हैं, ये तो आपको पता है, बी एक्स बराबर होते हैं बी काज थीटा के बराबर होते हैं। इसलिए तो स्केलर प्रोडक्ट में ये काज थीटा आते हैं, ए बी काज थीटा, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को आप मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the dot product of two vector is equal to magnitude of A, magnitude of B, and the angle of cosine between A and B. This cos theta is the angle of cosine between A vector and B vector. अब हम अभी तो वो टेबल याद करो। तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का, अब देखो, डिपेंड करते हैं, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिपेंड करते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ए और बी के दरमियान एंगल कितना है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास पॉइंट टू बी नोटेड दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट, वो हमारे पास जीरो भी आ सकते हैं, यानी वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं, वो हमारे पास जीरो भी आ सकता है, और वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव भी आ सकते हैं। दो वेक्टर का रिजल्ट यानी डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आएगा, अगर उनके दरमियान एंगल क्या है, लेस देन 90 है, जिसको आप कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90 है, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो के बराबर होगा। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा, अगर इन दो के दरमियान एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास नेगेटिव आएगा। लेकिन अब आप इसको क्लियर करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, यानी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या ऑल ऑफ दीज, ये तीनों पॉसिबल है। इट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वो तो अभी मैं क्लियर करूंगा मजीद इस पॉइंट को, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो अब
अब इसकी ये तो एक टेक्निकल पॉइंट हो गया। चलिए एक पॉइंट ये है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो कम्यूटेटिव वाला है वो हमेशा वैलिड होगा, ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। दीज आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टीज है। तो पहली बात ये है, और इसमें यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैलिड है, ए डॉट बी इज इक्वल टू यानी बी प्लस व्हाट सी, इस तरह भी लिख सकते हो। इधर हम लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी ये डॉट है प्लस ए डॉट सी। तो इसमें आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गया, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर जो है ये बी को क्या है, परपेंडिकुलर है। और अभी आपने पढ़ा है टेबल में कि cos 90 किसके बराबर है, cos 90 किसके बराबर है, शाबाश, जीरो के बराबर है। तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आप लोगों ने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर आपके पास क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग के पास आपने ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किया और ये सिंपल ए बी के बराबर आ गया, यहां पर वेक्टर फॉर्म है और यहां पर सिंपल ए बी है, तो ये कब पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये कब पॉसिबल है, ये वाला कब पॉसिबल है, जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना हो, जीरो हो। अगर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और उससे रिजल्ट क्या आ गया, यानी नेगेटिव आ गया, माइनस ए बी आ गया, तो ये तब पॉसिबल है जब उनके दरमियान एंगल क्या हो, 180 हो, और उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपल माइनस ए बी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल कितना है, 180 है। सिर्फ वो टेबल याद करना है बस। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, तो यहां पर मैंने cos 0 की वैल्यू पुट की है, cos 0 1 के बराबर है। तो आपने इन पॉइंट्स को याद करना है। अब अगर एक वेक्टर को आप उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी आपने लिख लिया ए डॉट ए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर ये होगा उस इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख लिया बी डॉट बी, तो ये बराबर होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। इसी तरह अगर आपने लिख लिया, अटेंशन प्लीज, यूनिट वेक्टर में आई डॉट आई, तो ये बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर। और ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होते हैं, 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर आपने लिख लिया जे डॉट जे, और आपने लिख लिया के डॉट के, और आपने लिख लिया आई डॉट आई, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस ये आपके एमडीकेट के मेन पॉइंट्स थे, किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में। ये आपके एमडीकेट में मेन पॉइंट्स थे। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपको स्केलर प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने ये किया, अच्छा ये तो आपने मतलब मालूम किया। इसी तरह अगर आपने ये लिख दिया अनलाइक वेक्टर है, ये वाला, ये तो लाइक वेक्टर थे ना, लेकिन अगर आपने लिख लिया आई डॉट जे, और फिर आपने लिख लिया जे डॉट के और के डॉट आई, तो आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, आई जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, आई जो है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस है और जे जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 90 90 cos 90 किसके बराबर है, 0। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। बस क्लियर।
ये छोटी छोटी बातें बस। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी और इसको कहते हैं पैरेललिज्म प्रॉपर्टी। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। अगर ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद है स्केलर प्रोडक्ट में तो आपको एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इनका फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, इस तरह ए डॉट बी है, ए के भी 3 कंपोनेंट्स है और बी के भी 3 कंपोनेंट्स है, तो फिर ये बराबर होगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड एंड बी जेड के बराबर होगा। आसान है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है और वो बराबर है 3i प्लस 4j के बराबर है और बी वेक्टर जो है वो बराबर है किसके, दैट इज 2i एंड प्लस 3k, इसके बराबर है। और आपसे ये पूछते हैं कि भाई इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करो, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मालूम करो। आसान है। आई वाले टर्म आई के साथ, जे वाले टर्म जे के साथ, के वाले टर्म के साथ, तो 3i मल्टीप्लाई बाई 2i, इससे आपके पास आ जाएगा व्हाट 6। लेकिन 3i मल्टीप्लाई बाई 3k, यहां पर i है और यहां पर k है 0। फिर 4j मल्टीप्लाई बाई 2i, तो यहां पर j है और यहां पर i है, अनलाइक वेक्टर है, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा 0। एंड 4j मल्टीप्लाई बाई 3k, यहां पर j है और यहां पर k है। हाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 से 12 आते हैं, लेकिन वहां पर 4 के साथ क्या है j है और यहां पर आपके पास इसके साथ क्या है, तो j और k के दरमियान एंगल कितना है 90। इट इज नॉट ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी इसका 4 मल्टीप्लाई बाई 3k, 4j मल्टीप्लाई बाई 3k, रिजल्ट 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट किस तरह मालूम करते हैं, बहुत आसान है। x वाले टर्म x के साथ मल्टीप्लाई करो, y वाले टर्म y के साथ मल्टीप्लाई करो, z वाले टर्म z के साथ, तीनों को ऐड करो। इट इज द स्केलर प्रोडक्ट, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट। इसी तरह अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि प्रोजेक्शन मालूम करो, प्रोजेक्शन मींस कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ b along a, तो आपने फार्मूला लिखा है a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो मतलब ये है कि b cos थीटा मालूम करो, ये वाला टर्म मालूम करो, b cos थीटा, ये वाला, इस टर्म को मालूम करो। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। तो इस a को इधर शिफ्ट करो तो आपके पास आ जाएगा a वेक्टर b वेक्टर डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड और यहां पर आ जाएगा b cos थीटा। यहां पर आपने सिंपल दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है और a के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं करता हूं, a डॉट b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, चलो मैं b का प्रोजेक्शन मालूम करता हूं। इसी ये वाले एमसीक्यूज है, इसी एमसीक्यूज से मैं b का प्रोजेक्शन मालूम करता हूं। चले चले शाबाश शाबाश शाबाश। a डॉट b किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। फार्मूला ये है ना, b का प्रोजेक्शन मालूम करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है और आप कहते हैं फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो ऊपर क्या है a डॉट बी, वो तो हमने ऑलरेडी मालूम किया है 6 है, तो इधर पुट करेंगे 6 और a का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं a का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं, अगर मैं a का मैग्नीट्यूड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा 25। 25 का अंडर रूट क्या है 5, तो a डॉट बी से आ गया 6 एंड डिवाइड बाय व्हाट, a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ b। ये b का वो हिस्सा है जो a के डायरेक्शन में है, विच इज 6/5। आपके पास है सिंपल। प्रोजेक्शन हमेशा क्या होगा, एक स्केलर नंबर होगा, एक प्योर नंबर होगा। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करो, शाबाश। अगर आपको ये कहते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करो,
आपको एक और एग्जांपल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमेशा आप मालूम करेंगे, आसान तरीका ये है, ये हमेशा आप मालूम करेंगे। एक तो वेक्टर एडिशन है, वो तो मैंने बताया था कि वो पैरेललोग्राम लाए, वहां से आप दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है और कहते हैं कि इनके दरमियान एंगल मालूम, तो ये हमेशा क्वेश्चन होते हैं किसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में होते हैं। ये होता सुधा पता नहीं हुई कि क्वेश्चन पसंद गले जो क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीकों की, अगर आप उसको मुश्किल तरीके से करते, लंबी तरीके से करते, तो जाहिर बात है आपका टाइम ज़ाया होगा। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मालूम करते हैं दैट इज व्हाट एक्स आई 9 नंबर पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मालूम करते हैं। तो फिर आप एंगल किस तरह मालूम करोगे? तो यही फार्मूला है, दैट इज व्हाट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां पर cos थीटा मालूम करते हैं, ए बी को इधर शिफ्ट करो तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब यहां से थीटा मालूम करो, तो थीटा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। बस हो गया, पॉइंट हो गया। फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन करते हैं, शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जल्दी हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लिखा है कि a इज इक्वल टू आई प्लस जे, और b लिखा है कि j प्लस के, जे प्लस के या माइनस जे प्लस के, इनके दरमियान एंगल मालूम करो। एंगल बिटवीन, ये बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, और आपको ये कहते हैं कि ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करो। इन दो वेक्टर्स के दरमियान क्या मालूम करो? थीटा मालूम करो। तो ऊपर वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। ऊपर वाला फार्मूला क्या है? ए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी, यहां पर लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। पहले ए डॉट बी मालूम करते चलो। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? ए की वैल्यू किसके बराबर है? आई प्लस जे, ये प्लस है चलो, और बी वेक्टर किसके बराबर है? वो बराबर है जे प्लस के, दरमियान में ये डॉट लगाएं। आई डॉट जे से क्या आते हैं? 0, आई डॉट के से क्या आते हैं? 0, जे डॉट जे से क्या आते हैं? 1, और जे डॉट के से क्या आते हैं? 0। तो ए डॉट बी का रिजल्ट आ गया 1। बस इधर पुट करो, शाबाश। cos इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 1, और डिवाइड बाय व्हाट? ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे? वो तो आसान है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ए का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे, आई प्लस जे। तो हम ए का मैग्नीट्यूड इस तरह मालूम करेंगे, आसान। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ए का मैग्नीट्यूड हम बिल्कुल आसानी से मालूम कर सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस बोर्ड को चेक करना चाहता हूँ कि ये नीचे वाली जो लिखाई है वो कहाँ तक नजर आ रही है। बस सही है, हाँ नजर आ रही है। तो हम मालूम कर सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज व्हाट? ए मैग्नीट्यूड। यहां पर x की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर लेंगे। यहां पर y की वैल्यू क्या है? 1, 1 प्लस 1 से क्या आएगा? 2। इसी तरह अगर आप b का मालूम करना चाहते हैं तो b को देखें, b कहां पर है? b ये है। यहां पर y की वैल्यू क्या है? 1, और z की वैल्यू क्या है? 1।
तो आपके पास यहां पर भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इससे भी आ जाएगा 2 अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि cos इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट, और cos इनवर्स 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट, ये बराबर हो गया 2। इसे आ जाएगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर के साथ वो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1/2 किसके बराबर है? 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दो वेक्टर्स के दरमियान जब हम एंगल मालूम करेंगे वो इस तरह मालूम करेंगे। कभी कभार आपको इस तरह भी एक एमसीक्यूज देते हैं, एक एमसीक्यूज इस तरह भी दे सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 ए बी, और आपको कहेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल क्या है? यानी व्हाट इज द एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन ए एंड बी। ये तो आसान है, ये तो आपके पास क्या है? किसकी वैल्यू है? कास की किसकी वैल्यू है? बस सिंपल वो मालूम करना है बस। कास 60 की वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन कास 30 की वैल्यू किसके बराबर है? कास 30 की वैल्यू किसके बराबर है? कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कास 30 की वैल्यू किसके बराबर है? 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 के बराबर है। इसमें टाइम जाया ना करें, आप डायरेक्ट कहें दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री है। आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यहां पर तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। या यही सिमिलरली क्वेश्चन होगा, आप कहेंगे कि भाई ए डॉट बी वो 0 के बराबर आ गया, तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है? जब इनके दरमियान एंगल कितना हो? शाबाश, जब इनके दरमियान एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है ना। इस तरह मैंने ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, इधर देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर एमसीक्यूज मैं लिखता ए डॉट बी, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट था वो पहले मैक्सिमम था, फिर इनका प्रोडक्ट जो था वो हाफ हो गया। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट जो था वो मैक्सिमम था, यानी ए बी के बराबर था। अब इनके दरमियान हमने एंगल चेंज किया तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? हाफ हो गया, 50% हो गया। तो ये बताइए कि वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है? फॉर एग्जांपल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 100%, but we change the angle between the vectors, now the result is 50%. what is the angle between a and b? मतलब ये है कि 50% हो गया, 50% रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब ये है कि एंगल कितना है? 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/2 किसकी? cos 60 की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है? आपने एंगल को कितना चेंज किया? आपने एंगल को चेंज किया बाय 60 डिग्री। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो लुक न्यूमेरिकल, लेकिन ये असल में उस टेबल के बारे में है जो मैंने आपको बताया था। अगर वो टेबल आपको याद है तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वो टेबल आपको याद नहीं है फिर तो मसले ही मसले होंगे। और उस टेबल को याद करना बहुत आसान है, मैंने आपको तरीके बता दिया। भाई उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है उस चीज में। स्केलर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई, इसमें मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा। जो पॉइंट मैंने छोड़े हैं वो मैंने कसदन छोड़े हैं, वो मैं एमसीक्यूज में क्लियर कराऊंगा। चले इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट, यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर होगा, जिसका दूसरा नाम है आर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें,
और उससे रिजल्ट क्या आ जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर, तो फिर इससे रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या आएगा, लेकिन न्यू वेक्टर क्वांटिटी क्यू टी वाई, ये मैं क्वांटिटी के लिए लिखता हूं शॉर्ट, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यू टी वाई क्वांटिटी, अब पूरा लिखे, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस विद अनदर वेक्टर एंड इट विल गिव द रिजल्ट ए वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल, अगर आपने मोमेंट आर्म के साथ फोर्स मल्टीप्लाई किया तो ये आपको देगा व्हाट, टॉर्क। या अगर आपने पोजीशन वेक्टर के साथ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई किया तो ये आपको देगा एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह अगर आपने आर के साथ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई की तो ये आपको लीनियर वेलोसिटी देगा। इस तरह आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, जब आप चार्ज की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन, मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो जब वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते थे आपको मैग्नेटिक फोर्स देते हैं। तो अब इसके जनरल फार्मूले की तरफ आते हैं। जनरल फार्मूला क्या है, रिमेंबर, ये यहां पर जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये दो वेक्टर्स हैं, ए एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है। ए के साथ मैं बी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और बी के साथ मैं ए मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल आई रोटेट द ए टुवर्ड बी, तो इनके दरमियान ये एंगल जो है ये थीटा है। तो अब इस बी को मैं रिजॉल्व करूंगा या ए को मैं रिजॉल्व करूंगा तो बी के दो कंपाउंड्स आ जाएंगे, एक कंपाउंड आ जाएगा बी एक्स और दूसरा कंपाउंड आ जाएगा बी वाई। अब इन दोनों के वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से मुझे चाहिए वेक्टर, तो अब इस ए वेक्टर के साथ मैं कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा, बी एक्स या बी वाई। तो इस ए के साथ मैं बी का वो कंपाउंड मल्टीप्लाई करूंगा जो ए को परपेंडिकुलर हो, क्रॉस का मतलब ही ये है। तो अब यहां पर मैं जो लिखूंगा इसका जनरल फार्मूला आपको समझ आ जाएगा, ए वेक्टर दरमियान में क्रॉस और यहां पर लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड और यहां पर लिखूंगा बी वाई, और इन जो होगा ये यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि अगर मैंने ये इन नहीं लिखा तो फिर ये नोटेशन गलत होगा। और आपको पता है बी वाई किसके बराबर है, बी वाई क्यों लिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं वो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्रॉस का मतलब भी ये है। तो बी वाई इज इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा। तो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड बी वाई बराबर हो गया बी साइन थीटा एन इन यूनिट वेक्टर, इन यूनिट वेक्टर। तो चले इस पे थोड़ा, इस फार्मूले पे थोड़ा बात करते हैं। इसका ये मतलब होगा कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है ए के मैग्नीट्यूड पे, बी के मैग्नीट्यूड पे, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये वाला चीज, इसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होता है, आप कहेंगे सर इसमें पैरेललोग्राम कहां से आ गया, ये है ना, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर से, ये इससे हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना। इससे इसका एक पैरेलल वेक्टर यहां पर ड्रा करो,
इसका भी पैरामीटर यहां पर ड्रा करो, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम देगा। ये आपके पास ए होगा और ये आपके पास बी होगा। तो ये ए बी साइन थीटा किसका होगा? ये ए बी साइन थीटा, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया होगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन, अगर आपने ए को बी की तरफ रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा, इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा। अगर आपने ए को रोटेट किया बी की तरफ, लेकिन अगर आपने बी को रोटेट किया ए की तरफ, तो फिर इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, माइनस इन। ये फिर आप जिसको माइनस लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हो सकता है, वो किस तरह? कि अगर बी या ए, इसमें ए का आपके पास क्या है? नल वेक्टर, तो फिर हो सकते, पॉसिबल है। लेकिन क्या ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के बराबर हो सकते हैं? नो, इस तरह नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हां, अगर हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये पॉसिबल है। इसको कहते हैं एंटी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी से रिजल्ट आएगा पॉजिटिव प्लस इन, बी क्रॉस ए से रिजल्ट आएगा माइनस इन। लेकिन उस माइनस इन को जब हम दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी डायरेक्शन सेम हो जाएगा फिर। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? तो क्या वेक्टर प्रोडक्ट आपको हमेशा एरिया पैरेललोग्राम देगा? नो, वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपको किस चीज का एरिया? पॉइंट टू बी नोटेड, यानी ए क्रॉस बी आपको किस चीज का एरिया देगा? एरिया ऑफ व्हाट? तो रिमेंबर, ये आपको एरिया दे सकता है, एक स्क्वायर का भी एरिया दे सकते हैं, स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर हो सकते हैं। ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम का एरिया भी हो सकता है। अगर ए और ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये एक सर्कल भी हो सकता है। सो इट विल गिव एनी सरफेस एरिया। The cross product of A and B give what? Give any surface area, any surface area, कोई भी। It can give the area of parallelogram, area of square. It depend upon the magnitude of A and B. अगर A का मैग्नीट्यूड B के बराबर है तो it will give the area of square. लेकिन अगर A का मैग्नीट्यूड B से ज्यादा है, it will give the area of parallelogram. So it will give it may give any surface area. ये बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज है। अगर आपसे पूछ दे कि the cross product of A and B give the area of what? Square, rectangle, parallelogram, या all of these? All of these. दबाज इलाकान बगियो ना सर ट्रिक पगे हाया बिल्कुल बचिए था करे जिते लेक्चर लग पगा और ही अगर आप मेरे लेक्चर को सही तौर पर सुने इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट में कुछ ना कुछ ट्रिक मिलेगा इंशाल्लाह। सो इट विल गिव एनी सरफेस एरिया, और एरिया पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहां पर जो एरिया है वो प्योरली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल जनरली इसको लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। सी किसके बराबर है? सी इसके बराबर है, ए बी साइन थीटा इन यूनिट। इस सी का डायरेक्शन हम किस तरह मालूम करेंगे? बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल आपको क्या देगा? गिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट? गिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ सी। ये आपको सी का डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर हैं, सुने इसको, ये दो वेक्टर्स हैं। अगर मैंने ए को बी की तरफ रोटेट किया, आई रोटेट ए टुवर्ड बी,
तो फिर सी का डायरेक्शन क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। लेकिन अगर इफ आई रोटेट बी टुवर्ड ए, फिर सी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड आएगा। जो आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 5th चैप्टर में, आप डिटेल से पढ़ेंगे। टार्क इसका बेहतरीन एग्जांपल है। बट द डायरेक्शन ऑफ सी विल बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। ये भी अक्सर इंस्क्यूज देते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो थर्ड वेक्टर आते हैं उसका डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे। और पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत जरूरी पॉइंट है, ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा वो सी होगा। लेकिन ये सी वेक्टर जो होगा ना, ये ए के डायरेक्शन में होगा ना, ये बी के डायरेक्शन में होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर ए, ये सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसको, ए को। पॉइंट नंबर बी, सेकंड पॉइंट, ये सी जो होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसको, बी को। और ये सी, पॉइंट टू बी नोटेड, सी नंबर पॉइंट, ये सी वेक्टर जो होगा ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसको, सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया यानी जो सरफेस बनेगा ना, तो वो जो सरफेस होगा उस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन होगा वो उस सरफेस से आउट होगा, यानी उस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, यहां पर एक वेक्टर है, यहां पर एक वेक्टर है, यहां पर दूसरा, और आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इससे जो रिजल्ट आएगा, सरफेस तो बनेगा, और दोनों वेक्टर को आपने इसी सरफेस पे मल्टीप्लाई किया, तो जो सी आएगा वो ना ए के डायरेक्शन में होगा ना बी के डायरेक्शन में होगा और ना इस प्लेन में होगा, बल्कि आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन होगा, या तो एलॉन्ग पॉजिटिव जेड होगा या एलॉन्ग नेगेटिव जेड होगा, डिपेंड करता है कि आपने ए और बी को किस डायरेक्शन में लिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया। चलिए, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया, मैं आपसे एक आसान एमसीक्यूज पूछता हूं। जो लोग तेज है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, वो डायरेक्ट मुझे जवाब देगा। क्वेश्चन आ गया ईटा में, फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज आ गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देन ए डॉट सी इज इक्वल टू व्हाट। अगर ए क्रॉस बी से रिजल्ट आ गया सी वेक्टर, तो ए डॉट सी से क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो इससे रिजल्ट आएगा व्हाट, दैट इज सिंपल ए सी, दैट इज सिंपल ए सी cos थीटा, that is C 0 and that is D not possible, not possible। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, जाहिरी बात है, अभी मैंने आपको समझाया, थोड़ा सोचे, शाबाश। अगर ए क्रॉस बी से आता है सी और फिर उसी सी को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया बाय डॉट, तो फिर इससे रिजल्ट क्या आएगा। तो अभी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी से जो सी आते हैं, ये सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए को और ये सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा बी को, तो ये दोनों तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और ये तो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में तो cos थीटा आते हैं, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0, क्योंकि यहां पर ए डॉट सी जब लिखते हैं तो ए डॉट सी, ए और सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए को, तो क्या आएगा, ए सी cos 90, और cos 90 किसके बराबर है, 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। पॉइंट बड़ा आसान पॉइंट था। तो हमने ये लिखा पॉइंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि पॉइंट टू बी नोटेड, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हां, एक कंडीशन में ये पॉसिबल है कि अगर इसमें ए या नल वेक्टर हो या बी नल वेक्टर हो, तो फिर ये पॉसिबल है। क्या ये पॉइंट पॉसिबल है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यस,
एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पॉसिबल है। और क्या ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है कि अगर दो वेक्टर ए क्रॉस बी वो बराबर आ गया ए बी एन यूनिट वेक्टर, ये तब पॉसिबल है जब इनके दरमियान एंगल क्या हो, 90 हो। साइन 90 किसके बराबर है, 1। साइन 91 के बराबर है। अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए क्रॉस बी से आ गया रिजल्ट जीरो, जीरो नहीं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो ये तब पॉसिबल है जब ए और बी के दरमियान एंगल तो या जीरो हो या 180 डिग्री हो, जीरो हो या 180 डिग्री हो, तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। यहां पर जब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ए क्रॉस ए, तो यहां पर भी ए स्क्वायर आएगा, नो 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 नो, यहां पर एंगल जीरो है और साइन जीरो जीरो के बराबर है, तो जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, हाँ उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। इसी तरह अगर हम लिखते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इससे रिजल्ट जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ये ज़हन में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गए लेकिन ये जरूरी बातें हैं। मैं ये सोचता हूं कि मैं इस चैप्टर को आज वाइंड अप करूं ताकि कल मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूं। और इसी तरह अगर आपके पास लिखते हैं आप, सही है, ये है आपके पास, ये तीन वेक्टर हैं, आई हैं, जे हैं और के हैं। अगर आप दो वेक्टर से एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो फिर उसको आप किस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले आई है, फिर जे है, फिर के है, ऑर्डर ये है आई जे के, तो अगर आप ऑर्डर के मुताबिक है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया आई क्रॉस जे, आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, 90, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर कौन प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है और जे भी प्रेजेंट है। कौन एब्सेंट है, तीन चीजें हैं ना, दो गिवन होंगे, उन दो गिवन से वो आप वो एब्सेंट मालूम करेंगे। यहां पर आई और जे तरतीब सही है, आई के बाद जे है, एब्सेंट कौन है, के, तो आई क्रॉस जे से क्या आएगा, के। इसी तरह अगर आपने लिख दिया जे क्रॉस के, जे भी प्रेजेंट है और के भी प्रेजेंट है और तरतीब भी ठीक है, जे के बाद के ही आता है, कौन एब्सेंट है, आई, तो ये आपको देगा आई। इसी तरह के के बाद फिर आई की बारी स्टार्ट हो जाती है, के क्रॉस आई, तो के भी प्रेजेंट है और आई भी प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, जे। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करें और आपने लिख दिया कि सर जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, तो जे के बाद तो के की बारी है, आप उल्टा बैक में आ रहे हैं, तो ऑर्डर को आपने वायलेट किया, फिर भी के आएगा लेकिन ये माइनस के आएगा। लेकिन अगर आपने लिख लिया जे क्रॉस माइनस आई, तो रिमेंबर माइनस आई, जे क्रॉस आई से तो आता है माइनस के, लेकिन यहां पर है जे क्रॉस आई से तो माइनस ए, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में, तो फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये प्लस के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपने लिख लिया कि सर आई क्रॉस के से क्या आएगा, तो आई के बाद तो जे की बारी है, आपने डायरेक्ट जंप लगा दिया के की तरफ, तो ऑर्डर की वायलेशन की। आई भी प्रेजेंट है, के भी प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, जे, लेकिन जे जो है वो नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, ऑर्डर की वायलेशन है। आई के बाद जे, जे के बाद के, फिर के बाद आई, फिर आई के बाद जे, फिर जे के बाद के, इस तरह आई जे के। तो अब आई क्रॉस के है, आपने दरमियान में जे को छोड़ दिया, तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन फिर ये रिजल्ट क्या आएगा, माइनस जे आएगा। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसको कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये तो क्लियर हो गया।
ये तो क्लियर हो गया। इस तरह आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, कभी मैंने लिख दिया 2i मल्टीप्लाई बाई 3k, यहां पर i है और यहां पर k है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से तो क्या आता है, बिल्कुल 6 आता है, लेकिन i क्रॉस k से क्या आते हैं? क्या ये ऑर्डर के मुताबिक है? नो, ऑर्डर ये है i j k, यहां पर i क्रॉस k है, कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो i क्रॉस k से क्या आता है, j माइनस j, तो रिजल्ट आ जाएगा -6j। तो अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज याद है, ये वाली प्रॉपर्टी और बाकी ये वाली प्रॉपर्टीज, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद हैं तो फिर आप वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस चैप्टर में क्या कोई और टॉपिक आप पढ़ेंगे? यस, इसके साथ आप जो टार्क है ना, टार्क को आपने थोड़े डिटेल से पढ़ना है। टार्क के लिए बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, हालांकि सिलेबस में वो टार्क नहीं है, लेकिन टार्क इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने वो टार्क वाला टॉपिक डिटेल से पढ़ना है। उस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। टार्क इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्लियर है। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।